नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वास्तु ज्ञान के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन और इस बार हम मिथ बस्ट करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। क्या घर या वास्तु की एंट्रेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में या हमारे घर के लिए या कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जगहों का, घरों का या ऑफिस का वास्तु इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन घरों की या ऑफिसेस की एंट्रेंस जो है वो किसी जानकार से, किसी वास्तु सलाहकार से उन्होंने अच्छे से कैलकुलेशन करवा के वहां पे बनवाई है जिस पद में, तो उसके कारण ऑलमोस्ट मतलब एंट्रेंस को अगर आप इतने अच्छे से कैलकुलेटेड एंट्रेंस अगर बनवाते हो तो आप अपने वास्तु की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको ऑलमोस्ट 40 से 50% तक रिड्यूस कर सकते हो। तो एंट्रेंस जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कभी भी कोई भी घर बनवाते हैं तो अपनी एंट्रेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप उसको किस जगह बनवा रहे हैं। मैंने सुना है सर कि मेन एंट्रेंस पे अगर आप मिरर लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुड लक देता है। आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुड लक दे। आप सामने में अगर मिरर लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको डेकोरेट करने के लिए लगाएंगे। तो मिरर का एक विशेष प्रभाव क्या होता है, जो भी उसके पास एनर्जीज आती हैं, लाइट आती है, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि उस जगह पे नेगेटिव एनर्जीज का जमावड़ा है, जो आप उस घर को स्टडी करके एनालाइज करके ही आप पता लगा सकते हैं, तो वो वापस नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना। तो कहीं भी कोई भी ब्लैंकेट डिसीजन लेना कि वहां पर लगाया हुआ मिरर आपको गुड लक देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, वहां अगर पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हम कोई इस तरह से नहीं, और एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है मिरर, गुड लक वगैरह कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। दोस्तों आप भी पहले चेक करवाइए, उसके बाद ही मिरर लगवाइए, ऐसे मिथ्स पे मत जाइए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बेडरूम में मिरर लगे होते हैं जी, क्या इस वजह से लड़ाइयाँ झगड़े मतलब होते हैं? मैंने सुना है। देखिए, अभी जैसे बात करी कि जो मिरर होते हैं वो एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेडरूम वो जगह होती है जहाँ पे आप रात को जाके रिलैक्स होते हो, 7-8 घंटे सोते हो। और साइंस भी ये कहता है कि जिस समय आप सो रहे होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और वो पूरे दिन की जितनी भी घटनाएं होती हैं आप उनको सोचते रहते हो। तो अगर कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई हैं तो वो सारी आपके सोते टाइम पे रिलीज होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर की तरफ, ताकि आप कल सुबह, अगले दिन सुबह के लिए रिलैक्स होके तरोताजा होके तैयार हो सको। अब जब वहां पे मिरर लगा हुआ है तो वो उन नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को ही तो रिफ्लेक्ट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बेडरूम में जितना हो सके अवॉइड करो, आप मिरर नहीं लगाने चाहिए, और इनकेस अगर मिरर लगा हुआ भी है तो उसको हमेशा ढक के रखिए। मतलब आपकी चीजों से सीख लेनी चाहिए। मतलब देखो दोस्तों, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा और हम आपके लिए मिथ बस लेकर आए हैं। तो सर एक और मतलब मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। तो क्या घर में मंदिर बनाना गलत है और इससे हमारी जिंदगी पर कुछ गलत असर होता है? देखिए, घर घर होता है और मंदिर मंदिर होता है। घर हमारे रहने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और मंदिर भगवान के रहने के लिए। और दोनों के जो थॉट प्रोसेस में, दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन दोनों में ही अंतर है। तो लोग घर के अंदर मंदिर बनवा लेते हैं तो कई जगह पे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी कई लोग अपने घर के अंदर जो मंदिर बनाते हैं उसके ऊपर एक सुंदर सा गुंबद वगैरह बना लेते हैं। उनको ये लगता है कि ये बड़ा इफेक्टिव रहेगा, सुंदर दिखेगा, मंदिर जैसा मंदिर दिखेगा। नहीं, घर में यदि आप भगवान को रखते भी हैं तो सबसे पहली बात हमारा रिकमेंडेशन ये है कि मूर्तियां न रखें। आप फोटो रखें भगवान की, आप नियमित पूजा करते हैं तो घर के अंदर आप पूजा स्थल बनाएं, मंदिर ना बनाएं। और आप पुराने लोगों को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि उनके घर में बड़े प्लॉट और वो सब जो हुआ करते थे, आजकल तो प्लॉट ही कोई 30 बाई 40 के तो प्लॉट होते हैं। क्या घर बनाओगे, क्या मंदिर बनाओगे।
लेकिन पुराने भवनों में जो थोड़े से ठीक ठाक अच्छे वो होते हैं, तो आप पाएंगे कि उनके घरों में अमूमन मंदिर घर के बाहर बनता था, बिल्कुल, मैंने भी प्रॉपर देखा है। लोकेशन देख करके बनाया जाता है। वजह यही है, भगवान के लिए आप जब आवास बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो वो उसका सिद्धांत ही अलग है। उसके ऊपर गुंबद बनाना, ये सारी चीजें, वो उसका सिद्धांत ही अलग है। गर्भगृह बनता है उसका, तो खैर उसका अलग ही है। तो व्हाई टू मिक्स दीज टू थिंग्स टुगेदर? इससे क्या होगा? हौच पौच ही होगा। बिल्कुल। मसाले का तड़का जो है वो टेढ़ा बांका हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। सर, ये बात सुन के आपने जैसे बोला कि मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, तस्वीर रखनी चाहिए, तो कुछ लोग जैसे कृष्ण भक्त होते हैं, कुछ लोग शिवलिंग रखते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे कान्हा जी को रखते हैं, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि यदि आप घर में मूर्ति रखने के लिए आमादा है, मैं तो शब्द बोलूंगा आमादा है। कोई लोग होते हैं वो, उनको जरा ज्यादा ही प्रेम होता है अपने इष्ट से, तो वो करने की कोशिश करते हैं और उनको उसमें प्रसन्नता मिलती है। तो इसमें 2-3-4 चीजों का ख्याल रखें। एक तो जो मंदिर बनावे आप अपने घर के अंदर उनके रहने के लिए, भगवान के रहने के लिए, तो उस पर गुंबद ना बनाए, छत ना बनाए। छत तो है आपके भवन का, उसके अंदर गुंबद अलग से न बनावे। दूसरी बात, एक ही घर में एक से ज्यादा मूर्तियां न रखें एक भगवान की। आपने मालूम पड़ा कि ज्यादा ही आपको लगाव है कृष्ण भगवान से, होता है लोगों को, तो आपने एक बेडरूम में भी रख लिया, एक अपने पूजा घर में भी रख लिया, एक आपने अपने लॉबी में रख लिया। नो, शिव जी की है या गणेश जी की है, तो मूर्तियां घर में एक से अधिक कतई न रखें, यदि आप नहीं मानते हैं और करते ही हैं तो। और तीसरी चीज ये है कि जैसे शिवलिंग की बात आप कर रहे थे, तो शिवलिंग भी घर में रखना थोड़ा सा अनुचित मानते हैं, और रखना ही हो तो स्फटिक के बने हुए शिवलिंग आप एक रख लें, ठीक है, रोज स्नान कराएं, रोज वो करें। हाँ, मूर्तियां अगर आप घर में रखते हैं भगवान की, तो आपको पूरी पूजा रोज करनी पड़ेगी, जिसमें सारी फॉर्मल पूजा होनी चाहिए। भगवान का स्नान, ध्यान, रोज पोशाक, श्रृंगार, भोग, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यदि आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं तो कृपया मूर्ति न रखें घर में। फिर फोटो ठीक है, फोटो में आपको इन सारी चीजों का कोई बंदिश नहीं है। फोटो में तो यहां तक है कि आप, फोटो लगी हुई है, सामने से हाथ जोड़िए, कोई स्तुति बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो बोलिए और आगे चलिए। मैम, मैंने ये सुना है, सर की बात सुन के मुझे कुछ याद आया कि घर के मुखिया का बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत? अगर आप पढ़ते हैं सिद्धांतों में तो कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है आपको। बेसिकली साउथ वेस्ट जो होता है वो जोन ऐसा होता है जो पारिवारिक तालमेल लेकर आता है, सामंजस्य लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है और रिलैक्सेशन लेके आता है लाइफ में। तो ऑब्वियसली हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसका रोल बहुत मेजर होता है, उसको ये सब लेके चलना होता है परिवार में। लेकिन जब हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो मोस्टली फैमिलीज जो होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। वहाँ पे मुखिया की अगर आप बात करो तो 35 से 40 उम्र की रेंज होती है उनकी अप्रोक्सीमेट। तो उस टाइम पे उनकी लाइफ की प्रायोरिटी खाली परिवार को बांध के स्टेबल होके रिलैक्स होके रहना नहीं होता है, एक प्रायोरिटी होता है धन कमाना भी। तो ऐसे में जब भी आप किसी अपने घर के मुखिया का चूज कर रहे हैं बेडरूम, तो आप ये चीज ध्यान रखिए पहली बात कि वो अपनी लाइफ के किस फेज में है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो 35 से 40 साल की उम्र में है, जिसे पैसा कमाना भी अपने परिवार के लिए, तो उसके लिए आप वेस्ट जोन वाला जो बेडरूम होता है उसको चूज करिए। तो कभी भी ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि साउथ वेस्ट में ही हेड ऑफ द फैमिली का रखना है। इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज उस समय क्या है।